अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास 10th सब्जेक्ट है हमारा केमिस्ट्री और 10th केमिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर 10 है दैट इज़ एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लीविस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। फर्स्ट ऑफ ऑल हु गेव दिस कॉन्सेप्ट? तो स्टूडेंट्स ये जो कॉन्सेप्ट था ये 1923 में प्रपोज किया था। इट वाज प्रपोज बाय G.N. लिविस in 1923। G.N. लिविस का जो फुल नेम है वो है गिलबर्ट न्यूटन लिविस। फर्स्ट ऑफ ऑल ज़रूरत क्यों पेश आई इस कॉन्सेप्ट की, या गिलबर्ट न्यूटन ने ये जो कॉन्सेप्ट था ये क्यों दिया? बेसिकली इससे पहले हम इसी चैप्टर के अंदर दो कॉन्सेप्ट्स पढ़ चुके हैं। एक था आर्हीनियस कॉन्सेप्ट। सबसे पहले हम इसको देखते हैं कि ये क्या था। आर्हीनियस ये कह रहा था कि सब्सटेंस दैट गिव्स हाइड्रोजन आयन इन इट्स एक्वस सॉल्यूशन ऑन dissociation is called acid and the substance which provides hydroxide ions is called base. Acids give hydrogen ions while bases give hydroxide ions. अब ये जो कॉन्सेप्ट था, ये जो थ्योरी थी, ये बिल्कुल ठीक थी लेकिन ये लिमिटेड थी। इसकी लिमिटेशंस हमने इसी आर्टिकल के अंदर पढ़ी हैं। दो लिमिटेशंस हैं। एक तो आर्हीनियस के अंदर हम फॉर एग्जांपल हाइड्रोक्लोरिक एसिड को लेते हैं तो हमने इसको एक्वस फॉर्म के अंदर लेना है, इसका एक्वस सॉल्यूशन लेना है। जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे, इसमें से करंट गुजारते हैं, तो हमारे पास हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन बनता है। हाइड्रोजन आयन का प्रोड्यूस होना ये शो करता है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज़ अ एसिड। अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को लेते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड सोडियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करती है जब इसकी इलेक्ट्रोलाइसिस होती है। अब यहाँ पे लिमिटेशंस आ रही हैं, दो लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशंस क्या आ रही हैं? अगर देखा जाए तो आर्हीनियस ये कह रहा है कि अगर हाइड्रोजन आयन्स उस सब्सटेंस के अंदर होंगे या हाइड्रोक्साइड आयन्स उस सब्सटेंस के अंदर होंगे तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आइदर वो जो सब्सटेंस है वो एसिड है या बेस है। लेकिन बहुत से सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिनके अंदर ना तो हाइड्रोजन आयन होता है ना हाइड्रोक्साइड आयन होता है, लेकिन वो एसिड्स और बेसिस होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, जिसकी नेचर जो सी है वो एसिडिक है, इसके अंदर हाइड्रोजन आयन्स नहीं है। अगर हम अमोनिया को देखते हैं तो ये एक बेस है, लेकिन इसके अंदर हाइड्रोजन आयन्स या हाइड्रोक्साइड आयन्स नहीं है। तो अगर देखा जाए तो इस वजह से ये जो थ्योरी थी ये लिमिटेड कंसीडर की गई। अब हम आते हैं ब्रोंस्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट के ऊपर। ब्रोंस्टेड-लोरी ने जो फाउंडेशन डिक्लेयर की थी वो थी ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन, ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन। इसने ये कहा था कि तमाम वो सब्सटेंसेस जो हाइड्रोजन आयन्स डोनेट कर सकते हैं उन्हें आप एसिड कहोगे, और तमाम वो सब्सटेंसेस जो हाइड्रोजन आयन्स एक्सेप्ट कर सकते हैं उन्हें आप बेस कहोगे। ठीक है जी। अब ये जो दोनों थ्योरीज हैं आर्हीनियस और लोरी ब्रोंस्टेड, ये दोनों जो सी हैं ये गलत नहीं थी लेकिन ये लिमिटेड थी। इसका मतलब है कि ब्रोंस्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट के मुताबिक तमाम वो सब्सटेंसेस जिनको आपने जिनके नेचर को आइडेंटिफाई करना है कि वो आइदर एसिडिक हैं या बेसिक हैं, उनके अंदर प्रोटॉन्स का होना ज़रूरी है। अगर प्रोटॉन नहीं होगा तो हम नहीं बता सकते कि वो जो सब्सटेंस है वो एसिड है या वो बेस है। आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं वो है लीविस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। बेटे
पहले मैं बता चुका हूँ आप लोगों को कि गिलबर्ट न्यूटन लीविस ने 1923 के अंदर ये थ्योरी जो सी है ये दी थी। इसके अंदर बेसिकली उसने जो एज अ फाउंडेशन या एज अ बेस जिस चीज़ को लिया था दैट वाज ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। आप इसको डिफाइन किस तरह से करेंगे? बेस्ड ऑन ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट इसने ये कहा था कि तमाम वो सब्सटेंसेस जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर वो एसिड होंगे। वो एक मॉलिक्यूल हो सकता है, वो एक आयन हो सकता है। और जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होंगे, डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर वो बेसिस होंगे। क्लियर है जी? जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होंगे उनको आपने एसिड कहना है, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होंगे उसको आपने बेस कहना है। अब हम अपनी बात को, हाँ बेटा ये याद रखना है यहाँ पे कि ये मॉलिक्यूल हो सकता है या ये आयन हो सकता है। फॉर एग्जांपल मॉलिक्यूल्स की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास अमोनिया हो सकता है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होता है क्योंकि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर अवेलेबल होता है। अगर हम बोरोन ट्राइफ्लोराइड की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस अगर देखा जाए ये अगर डोनर है तो इसको आप बेस डिक्लेयर करोगे, ये अगर एक्सेप्टर है तो इसको आप एसिड जोन से है वो डिक्लेयर करोगे। इसी तरह से हाइड्रोजन आयन, मैंने कहा कि मॉलिक्यूल हो सकता है। मॉलिक्यूल आप 9th क्लास के अंदर पढ़ के आए हो कि जब दो या दो से ज़्यादा एटम्स आपस में कंबाइन होते हैं तो वो एक मॉलिक्यूल बन जाता है। अब और ये भी शर्त होती है मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन के लिए कि दोनों जो एटम्स आपस में कंबाइन हुए हैं वो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू कंबाइन हुए हों, इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र नहीं होने चाहिए, अदरवाइज आप उसे मॉलिक्यूल डिक्लेयर नहीं करोगे बल्कि एक फार्मूला यूनिट डिक्लेयर करोगे। अब बेटे अगर हम आयन की बात करते हैं तो हम हाइड्रोजन आयन को यानी कि प्रोटॉन को एक आयन कंसिडर करेंगे। अब हम अपनी इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए अगर हम इनका स्ट्रक्चर लेते हैं तो हमने ये पढ़ा हुआ है अर्ली क्लासेस के अंदर, 9th क्लास में हम पढ़ के आए हैं कि अमोनिया और बोरोन ट्राइफ्लोराइड के दरमियान अडक्ट फॉर्मेशन जो होती है वो पॉसिबल होती है जस्ट बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डेटिव और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। डेटिव या कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड को हम लोग लेते हैं, अगर देखा जाए तो नाइट्रोजन जो है इसका एटॉमिक नंबर है 7। इट मीन्स कि इसके जो फर्स्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, सेकंड के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अगर हम हाइड्रोजन को देखते हैं तो उसका एटॉमिक नंबर 1 है, दैट मीन्स कि उसके फर्स्ट शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन होगा और यही उसका लास्ट शेल भी कंसिडर किया जाएगा। और हमने ड्यूप्लेट और ऑक्टेट को पढ़ा हुआ है 9th क्लास के अंदर, तो हमने वहाँ पे ये पढ़ा हुआ है कि कोई भी एटम तब तक स्टेबल नहीं होगा जब तक उसके वैलेंस शेल के अंदर 2 या 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। 2 कहाँ पे होने चाहिए? अगर किसी भी एटम का पहला शेल ही उसका आखिरी शेल है तो वहाँ पे 2 होने चाहिए, और अगर बात पहले शेल से आगे चली जाती है तो फिर उसके वैलेंस शेल के अंदर मिनिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, अदरवाइज वो अनस्टेबल होगा। अब अगर देखा जाए हम इसके लीवर स्ट्रक्चर डायग्राम ड्रा करते हैं तो हम कह रहे हैं कि नाइट्रोजन के वैलेंस शेल के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है जी। अब बेटा इसको स्टेबल होने के लिए 3 फर्दर इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है। तो अगर ये 3 हाइड्रोजन एटम्स के साथ म्यूचुअल शेयरिंग करता है तो अब ये स्टेबल हो चुका है। 2 to 4 to 6 and to 8 इलेक्ट्रॉन जोन से हैं। इसने 3 सिंगल बॉन्ड बनाए हैं हाइड्रोजन के साथ और इसके पास एक लोन पेयर अवेलेबल है। ये वाला जोन सा है इसको आपने लोन पेयर कहना है। अब ये वाला जो लोन पेयर होगा ये इसने देना किसको है? इसको इसकी ज़रूरत होगी। अगर हम बोरोन ट्राइफ्लोराइड को लेते हैं तो बेटा बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 है, उसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे में 3 इलेक्ट्रॉन। अगर हम फ्लोरीन को लेते हैं तो उसका एटॉमिक नंबर 9 है, उसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे में 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इसका मतलब है कि बोरोन के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन 3 फ्लोरीन एटम्स के साथ ये सिंगल बॉन्ड बनाएगा। ये बेटे फ्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉन्स। अब फ्लोरीन को स्टेबल होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, जबकि बोरोन को स्टेबल होने के लिए 5 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत थी। अगर इसके 3 एटम्स, ये बेटे 3, 1 2 3,
अगर ये 3 पेयर अप होते हैं 3 फ्लोरीन एटम्स के साथ तो बोरोन स्टिल अनस्टेबल है, क्योंकि अभी भी इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हुए हैं, 2 की कमी है यहाँ पे। अब ये डेफिशिएंसी ये कैसे फिल कर सकता है, ये किसी और से इलेक्ट्रॉन पेयर लेगा। इलेक्ट्रॉन पेयर वही दे सकता है जिसके पास अवेलेबल होगा। तो अमोनिया के अंदर नाइट्रोजन के पास लोन पेयर अवेलेबल है, वो लोन पेयर अगर ये बोरोन को देता है तो ये जो फॉर्मेशन होगी ये अडक्ट की होगी। ये जो प्रोडक्ट होती है ना बेटा लिवस एसिड बेस की, इसको आपने अडक्ट बोलना होता है। अडक्ट क्या होती है, एनी लिवस एसिड बेस, यानी कि जब न्यूट्रलाइजेशन होती है, जब लिवस एसिड और बेसिस आपस में मिलते हैं तो जो प्रोडक्ट हमारे पास आती है उसको हम लोगों ने अडक्ट कहना होता है। अब बेटे कौन कौन से सब्सटेंसेस हैं, हाँ एक बात और यहाँ पे याद रखने वाली है कि यहाँ पे बोरोन ट्राईफ्लोराइड की जगह पे आप हाइड्रोजन आयन को भी ले सकते हो, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको ये बता के आया हूँ कि बेसिकली जो एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं वो एक मॉलिक्यूल भी हो सकता है, वो एक आयन भी हो सकता है। सिमिलरली जो डोनर्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर जो हैं वो मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं और वो आयंस भी हो सकते हैं। तो बेटे कोई भी लिवस एसिड बेस कॉन्सेप्ट के अंदर लिवस एसिड बेस यानी कि न्यूट्रलाइजेशन प्रोडक्ट जो सी आएगी, आफ्टर न्यूट्रलाइजेशन जो प्रोडक्ट आएगी उसे आपने अडक्ट बोलना होता है। अगले लेक्चर के अंदर हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से सब्सटेंसेस हैं जो एज एन लिवस एसिड रिएक्ट कर सकते हैं और कौन कौन से सब्सटेंसेस हैं जो एज एन लिवस बेस रिएक्ट कर सकते हैं। होप सो कि आपको बात समझ आ गई होगी। अगर मैं इन सारी बातों को सिंपल से वर्ड्स के अंदर समराइज़ करना चाहूँ तो मैं ऐसे कह सकता हूँ कि जो आर्हीनियस कॉन्सेप्ट था वो कह रहा था कि अगर एक्वस मीडियम के अंदर कोई भी सब्सटेंस हाइड्रोजन आयन देगा, कोई भी सब्सटेंस अगर एक्वस मीडियम के अंदर हाइड्रोजन आयन देगा तो एसिड होगा, अगर हाइड्रो ऑक्साइड आयन देगा तो बेस होगा। यहाँ पे 2 लिमिट्स आ रही हैं, एक तो एक्वस मीडियम का होना ज़रूरी है, दूसरा उसके अंदर हाइड्रोजन आयन या हाइड्रो ऑक्साइड आयन का ज़रूरी है। इसका मतलब है कि ये लिमिटेड हो गई। ब्रॉन्स्टल लॉरी के अंदर हाइड्रो ऑक्साइड को स्किप आउट कर दिया गया था। ट्रांसफ़र ऑफ प्रोटोन यानी कि हाइड्रोजन आयन जिसे आप बोलते हो या प्रोटोन बोलते हो, ये सारी की सारी जो थ्योरी थी ये बेस्ड ऑन थी ट्रांसफ़र ऑफ प्रोटोन के ऊपर। तमाम वो सब्सटेंसेस जो प्रोटोन एक्सेप्ट करने की सलाहियत रखती हैं वो बेसिस होंगी और जो प्रोटोन डोनेट करने की सलाहियत रखती हैं वो एसिड्स होंगी। ये वाली थ्योरी बी जौन सी है वो लिमिटेड है। अगर हम लेवस कॉन्सेप्ट के ऊपर आते हैं तो जी.एल. लेवस यानी कि गिलबर्ट न्यूटन लेवस ने 1923 के अंदर ये थ्योरी प्रपोज की थी। इसके अंदर उसने जो बेस बनाया था वो बनाया था ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर को। उसने ये कहा था कि तमाम वो सब्सटेंसेस आइदर वो मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं या वो आयंस हो सकते हैं, अगर वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने की एबिलिटी रखते हैं तो वो एसिड्स होंगे, और अगर वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की एबिलिटी रखते हैं तो वो बेसिस होंगी। एज एन एग्जांपल हम जो 9th क्लास के अंदर डेटिव या कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड पढ़ के आए हैं उसके अंदर हमने एक बॉन्ड फॉर्मेशन पढ़ी थी जो कि अमोनिया और बोरोन ट्राईफ्लोराइड के दरमियान होती है। बेटे अमोनिया के अंदर नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो 7 है, उसके वैलेंस शेल के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं और हाइड्रोजन के वैलेंस शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन होता है। इसने अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट करना है, इसने अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है। नाइट्रोजन के 5 इलेक्ट्रॉन्स अगर ये 3 हाइड्रोजन एटम्स के साथ सिंगल बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है तो इसके पास एक लोन पेयर स्टिल अवेलेबल होगा। बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 होता है, इसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है और इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर 3 बोरोन इलेक्ट्रॉन्स 3 फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन्स के साथ शेयर किए जाते हैं तो भी बोरोन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और स्टिल अभी इसे 2 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है। तो अमोनिया के अंदर नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर है आइदर ये बोरोन को दिया जा सकता है या दूसरी जानिब हम यहाँ पे मॉलिक्यूल या आयन की बात करके हैं तो हाइड्रोजन आयन जो होता है वो भी इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने की सलाहियत रखता है। वो नीडी है, उसे भी इलेक्ट्रॉन पेयर की ज़रूरत होती है। तो इन दिस वे बेटे जो लिवस एसिड बेस की हमारे पास प्रोडक्ट आती होती है उसे आपने अडक्ट बोलना होता है। तो जो अगला हमारा आर्टिकल या अगला हमारा लेक्चर होगा उसके अंदर हम लोग इंशाल्लाह ये डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से सब्सटेंसेस हैं जो आइदर लिवस एसिड के तौर पर रिएक्ट कर सकते हैं और कौन कौन से सब्सटेंसेस हैं जो लिवस बेसिस के तौर पर रिएक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अगर आपके जहन में किसी तरह का कोई भी क्वेश्चन आए, कोई भी कन्फ्यूजन हो
तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके मुझसे वो पूछ सकते हैं। अपना और अपने आसपास के लोगों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।